नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें आज देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये हमें सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में इसका स्थान किस भाग में है और किस अनुच्छेद में इसका विस्तार है। तो सबसे पहले हम ये जान लें भाग 4 और अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक इसका विस्तार है। नीति निर्देशक तत्व का नाम लेते ही अक्सर इससे जुड़े पॉपुलर एक प्रश्न उठ जाता है कि ये कहाँ से लिया गया था। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसको आयरलैंड से लिया गया था। हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया था और इस आयरलैंड को स्पेन से लिया गया था। स्पेन से अगर ये क्वेश्चन बने, आयरलैंड से तो हमने लिया, भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया, आयरलैंड ने कहाँ से लिया? तो उसने स्पेन से लिया था, ग्रहण किया था। ये क्लियर हुआ। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 आर्टिकल में है, भाग 4 में है। आयरलैंड से लिया गया और आयरलैंड ने स्पेन से लिया। अब इसमें अगर विस्तार से चर्चा करें तो हमारे संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना दी गई है और उस प्रस्तावना में समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी समाज की स्थापना की बात की गई है। वही समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इसमें जो बात कही गई है, इसी को धरातल पे दिखाने के लिए, इसी को नीति निर्देशक तत्व के रूप में हमारे संविधान में रखा गया। इसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 की व्यवस्था की गई। इसका मतलब ये कि भारतीय प्रस्तावना में जो समाजवादी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई, उसी को पूरा करने के लिए नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, वही लोक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की स्थापना करने के लिए व्यवस्था किया गया है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि इसकी अभिव्यक्ति कहाँ होती है, कहाँ हम जान पाते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुदेश पत्र में होती है। सर्वप्रथम अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम इससे पहले अगर भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले कहाँ इसका अभिव्यक्ति होती है, कहाँ इसकी अभिव्यक्ति होती है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुदेश पत्र में होती है। आगे अगर हम देखें कि भारतीय नीति निर्देशक तत्व, इसकी सिफारिश किसने की? ऐसे तो आगे नहीं गया था, किसी ने सिफारिश की होगी, किसी ने प्रारूप उसका बनाया होगा, कैसे हो, क्या हो। तो इसके बारे में दो क्वेश्चन बनते हैं। इससे सिफारिश संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने सिफारिश की थी कि ये होना चाहिए, और प्रारूप का निर्माण तेज बहादुर सप्रू ने किया था। ये दो पॉइंट इससे जुड़े महत्वपूर्ण है। सिफारिश किया था BN राव ने कि नीति निर्देशक तत्व होना चाहिए, और प्रारूप का निर्माण तेज बहादुर सप्रू ने किया था। ठीक, अब ये कार्य क्या करता है नीति निर्देशक तत्व? इसके बारे में अगर देखें तो ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को शासन संचालन का दिशा निर्देश देता है कि आपको अपना राज्य, अपना शासन संचालन कैसे करना है, शासन कैसे करना है, उससे संबंधित जो व्यवस्थापिका यानी कि जो हमारी संसद होती हैं या राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं, जो कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं, उनको, और जो कार्यपालिका जो उसको पालन करवाती है, उसको क्या करती है, उनको दिशा निर्देश देती है कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसे विधि लाना चाहिए। कार्यपालिका को कहते हैं कैसे आपको विधि का पालन करवाना चाहिए, इसके बारे में दिशा निर्देश देती है। अब कुछ कथन की अगर बात कर लें तो कुछ कथन इसके बारे में महत्वपूर्ण है। इससे लेकर जो बुद्धिजीवी लोग थे, इसकी जो विशेषता थी, इसके बारे में इसमें कुछ टिप्पणी की है, उससे संबंधित भी अक्सर प्रश्न उठ जाते हैं। तो
उसमें बी आर अम्बेडकर ने इसको अनोखी विशेषता बताया। बी आर अम्बेडकर ने इसको अनोखी विशेषता बताया। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान का, ठाकुर दास भार्गव ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का प्राण कहा, जीवन कहा एवं सार तत्व कहा। उसने कहा, इन्होंने कहा ठाकुर दास भार्गव ने कि पूरे संविधान का सार तत्व है, यही तो सार तत्व है जो मूल, जो एक नागरिकों के लिए होने चाहिए, उसकी प्राण है, उसका जीवन है, ये इन्होंने कहा ठाकुर दास भार्गव ने। जैनिंग्स ये एक विचारक हैं, इन्होंने कहा फैबियन समाजवाद की स्थापना में सहायक, यानी कि उन्होंने कहा भारतीय जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं वो फैबियन समाजवाद की स्थापना में सहायक होंगे। फैबियन समाजवाद क्या है? ये भी एक तरह का समाजवाद है जिसमें बड़े पैमाने पे नागरिकों को एक सामाजिक और लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण में सहायक होते हैं। तो उन्हीं का उपमा देकर उन्होंने कहा कि ये एक फैबियन समाजवाद की स्थापना में सहायक होगा। ऑस्टिन ने क्या कहा? राज्य की आत्मा। ऑस्टिन ने कहा कि ये मूल जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे संविधान की जो है ये राज्य की आत्मा है, राज्य की आत्मा हो गई। तो ये तीन, 1 2 3 4 कथन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनोखी विशेषता कहा, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान का प्राण, जीवन, सार तत्व की संज्ञा दी, और जैनिंग्स ने फैबियन समाज की स्थापना में सहायक होगा ऐसा कहा, और ऑस्टिन ने राज्य की आत्मा कहा। इससे संबंधित अगर देखें तो सामाजिक न्याय तथा गांधीवादी सिद्धांत का अभिव्यक्ति होती है। हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें सामाजिक न्याय, कि समाज में सबको न्याय मिले, और गांधीवादी सिद्धांत की स्थापना की अभिव्यक्ति होती है। इसमें कुछ अनुच्छेद जैसे 40 व 43 व 46 47 48, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधीवादी या सामाजिक न्याय के अनुच्छेद कौन कौन से हैं नीति निर्देशक तत्वों में? तो यही है 40, 3 बार 43, फिर 3 अनुच्छेद बार 46, और फिर लगातार 47 48। ये अनुच्छेद गांधीवादी अनुच्छेद आर्टिकल कहलाते हैं या सामाजिक न्याय के कहलाते हैं। आर्टिकल जो 37 है इसमें जो इनकी प्रकृति या स्वरूप के बारे में बताया गया। जो न्यायालय बताया गया कि जो नीति निर्देशक तत्व होंगे ये परिवर्तनीय नहीं होंगे, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, परंतु शासन के मूलभूत सिद्धांत तथा राज्य का दायित्व होगा कि विधि निर्माण में इनको शामिल करे, अर्थात राज्य केवल सलाहकारी है, बाध्यता नहीं। इसमें क्या कहा कि जो कहा इसकी जो प्रकृति है 37 में चर्चा किया गया कि ये जो नीति निर्देशक तत्व होंगे आप न्यायालय में जाके मांग नहीं कर सकते हैं राज्य को कि आप हमको दीजिए। ये एक सलाह दिया गया है राज्य को, अगर वो मान ले तो ठीक है, अगर ना माने तो कोई बात नहीं, उनके दायित्व पे निर्भर करता है, उनका दायित्व है। उनको एक सलाह दी गई है कि आप जब विधि बनाएं आप तो उसमें नीति निर्देशक तत्व को इसमें इस नजरिए से इसको देखकर इसको भी उसमें शामिल करें। बस उनको एक सलाह दी गई है, कोई बाध्य नहीं किया गया है। न्याय मूल अधिकारों की तरह आप न्यायालय में नहीं जा सकते इसके मांग के लिए। अगर इस पूरे नीति निर्देशक तत्व को पे अगर ध्यान डाला जाए, पूरा अगर देखा जाए तो इसकी जो दिशा और दशा हुई उसके आधार पर इनको तीन विभागों में बांटा गया था, 3 प्रकार में। इनकी दिशा और दशा के आधार पर पूरे नीति निर्देशक तत्वों को 3 प्रकार में बांटा गया। पहला गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी या उदार बौद्धिक सिद्धांत के आधार पर इसको बांटा गया। 3 तरह के कुछ इसके आर्टिकल ऐसे हैं जो गांधीवादी हमने देखा 40, 43, 46, 47, 48। कुछ आर्टिकल इसके ऐसे हैं जो इसको समाजवादी बनाते हैं। कुछ इसके आर्टिकल ऐसे हैं जो उदारवादी या उदार बौद्धिक सिद्धांत के इसको बनाते हैं नीति निर्देशक तत्व राज्य को हमारे। ठीक है, तो ये 3 विभागों में बांटकर इसको समझ सकते हैं कि 3 तरह के इसमें लक्षण, इसकी विशेषता हैं। अब इसके पूरे आर्टिकल को अगर देखा जाए तो इसका अनुच्छेद पहला जो आर्टिकल 36 है वो क्या कहता है कि राज्य परिभाषित करता है। इसमें आर्टिकल 36 सबसे पहले ये बता देता है कि चूंकि राज्य को जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो क्या क्या करेगा, कैसे शासन करेगा, प्रशासन करेगा, तो सबसे पहले आर्टिकल 36 में राज्य को ही परिभाषित कर दिया गया है कि राज्य होगा क्या, किसको ये कहा जा रहा है। तो अब राज्य क्या होगा, तो राज्य को हमने मूल अधिकार में इसमें ये कहा गया है
कि राज्य वही होगा जो मूल अधिकार के यानी भाग 3 में और आर्टिकल 12 में अनुच्छेद 12 में वर्णित है। यानी कि राज्य क्या होगा जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है वही राज्य होगा, उसी को राज्य माना जाएगा। उसमें हमने राज्य आर्टिकल 12 में और भाग 3 में राज्य किसको पढ़ा था? जो सेंट्रल लेवल पे संसद है, जो व्यवस्थापिका है, जो संसद मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों, वो राज्य होंगे। राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, जो राज्यपाल होंगे, जो राज्यों के विधानमंडल होंगे, जो जो चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, दोनों आ गया। राज्यपाल भी हो गया, जो डीएम, यहाँ तक कि डीएम, एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार और यहाँ तक कि जो थाने का दरोगा होगा, एसओ होगा, वो भी एक राज्य के अंडर आएगा, राज्य के तहत आता है। उसमें अनुच्छेद भाग 3 में आर्टिकल 12 हमने बहुत विस्तार से इसके बारे में पढ़ा था, मूल अधिकार के बारे में। ठीक, तो ये 36 ने कहा कि भाई राज्य क्या होगा, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में जिस राज्य के बारे में वर्णित किया गया है कि राज्य क्या होगा, उसी को इसमें भी राज्य माना जाएगा। 37 क्या कहेगा? न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है परंतु मूल सिद्धांत द्वारा। इसमें कहा गया है, पहले में कहा राज्य क्या होगा बता दिया, परिभाषित कर दिया। 37 में कहा कि न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। ये राज्य का क्या होगा? इसमें कहा गया शासन का मूलभूत सिद्धांत होगा, जो शासन होगा, जो राज्य द्वारा शासन चलाया जाएगा उसका मूलभूत सिद्धांत होगा, लेकिन अब न्यायालय में द्वारा इसको लागू नहीं करा जा सकते हैं, जबरदस्ती उससे नहीं कर सकते हैं। बस राज्यों का दायित्व तो होगा, वह लागू कर दे तो ठीक है। और ये उनसे अपेक्षा की गई है कि जब विधि बनाए तो नीति निर्देशक तत्वों को भी उसमें शामिल करें। बस उससे उनसे बस एक अपेक्षा की, उनसे सिफारिश किया गया है, उनको सलाह दिया गया है संविधान के द्वारा, इसके द्वारा। ठीक, 37 ये कहता है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं और सरकार की जो शासन है उसकी मूलभूत सिद्धांत है और उसको कहा गया है कि आप जब विधि बनाएं तो आप उसमें शामिल करें, बस इतना। 38 क्या कहता है? राज्य को दिशा निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 38 द्वारा राज्य को दिशा निर्देश दिया गया है। किसके बारे में दिशा निर्देश दिया गया है? कि आप सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें, एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्त करने का प्रयत्न करें। आप एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें और उसमें क्या करें? सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए आप उस पर प्रयास करिए, उसमें प्रयास करिए जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि की जा सके, जिसमें लोक कल्याण किया जा सके और जिसको हमारा टारगेट है लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की, समाजवादी राज्य बनाने की, उसका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके। अब आर्टिकल 39 जो महत्वपूर्ण भी है। 37 आर्टिकल 37 और 39 महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पूछा जाता है, तो ये चीजें याद करना जरूरी है। सारे याद है ठीक है, बाकी 37 और 39 तो एकदम याद होना चाहिए। 39 क्या कहता है? राज्य को कुछ नीतियों का पालन करने के दिशा निर्देश दिया गया है। राज्य को क्या कहा गया है? कुछ पॉइंटों में 39 के तहत बता दिया गया है कि आपको कुछ नीतियां हैं जिसका पालन करना चाहिए, करना पड़ेगा नहीं, करना चाहिए। पहला कहा गया कि प्रत्येक स्त्री या पुरुष को समान रूप से जीविका का उपलब्ध कराइए। जैसे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके जीने के लिए, उसकी जीविका के लिए जो भी समान साधन उपलब्ध हैं, समान रूप से दोनों को समान रूप से उपलब्ध कराइए, कोई भेदभाव मत करिए। दूसरा कहा गया भौतिक साधनों में स्वामित्व के नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करिए जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो। जो भी भौतिकवादी संसाधन है, जो भी चीजें हैं, उस पर ऐसा नियंत्रण करिए, ऐसी व्यवस्था स्थापित करिए ताकि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो, अधिक से अधिक राज्यों को, लोगों का, नागरिकों का हित हो सके। आप ऐसी व्यवस्था करिए, न कि कुछ लोगों तक ये व्यवस्था हो, सबको एक बराबर उसमें पहुंच हो। तीसरा, इसमें कहा गया कि आप धन और साधनों के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयत्न करिए। इसमें कहा गया राज्य को कि देखिए आपके पास जो भी धन हो,
जो भी चीजें आप संचालित कर रहे हो, जो भी साधन हो, संसाधन हो, उस पर कुछ लोगों का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, उसमें केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सब में उसमें बराबर की पहुंच होना चाहिए। धन और संसाधन में केंद्रीकरण करने के रोका जाए, राज्य रोके उसे, ऐसा कहा गया है। तीसरे चौथे में कहा गया है महिला या पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। इस पे अक्सर विवाद होता रहता है, अक्सर इस पे पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में समान महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 39 में की गई है। अक्सर ये पूछा जाता है और इसी को लेकर महिलाएं अपने कार्य क्षेत्रों में मांग करती हैं कि हम जो भी काम करते हैं पुरुषों के बराबर कार्य करते हैं, तो हमारा भी वेतन समान होना चाहिए। लेकिन जैसे कि इसमें व्यवस्था कर दिया गया, लेकिन महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इसमें हम अक्सर देखते हैं वो कोर्ट नहीं जा सकती, ऐसा व्यवस्था किया गया है। राज्य चाहे तो दे सकता है, लेकिन ये कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इसमें व्यवस्था किया गया चौथे तहत महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान राज्य करे। पांचवा, श्रमिक पुरुषों तथा स्त्रियों के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उन पुरुष और स्त्रियों को उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उनकी शक्ति का ख्याल करे, और बालकों के जो सुकुमार हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, उनकी अवस्था का दुरुपयोग न हो। उन छोटे हैं, वो नासमझ हैं, उनकी अवस्था का दुरुपयोग न हो पाए, इसका प्रबंध भी कौन करेगा? राज्य करे, ये कहा गया है। ये जो टोटल हो गया। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्यों को ये कहा गया है, इनसे अपेक्षा की गई, इनको सिफारिश किया गया है कि आप राज्य जो ग्राम पंचायतों का गठन करिए, ग्राम पंचायतों का गठन करिए और उनको अधिक से अधिक शक्ति दीजिए। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन करिए और शक्ति प्रदान करिए। इसमें कहा गया है आर्टिकल 41, इसमें कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने और राज्य में लोक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 41 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 41 में ये कुछ विशेष दिशाओं में इसमें कहा गया है कि आपको काम दे, राज्य काम दे, शिक्षा उपलब्ध कराए, और अगर लोक सहायता में अगर कोई मदद की जरूरत है तो राज्य उसको भी उपलब्ध करवाए, वो आपका अधिकार होगा। 42 में आर्टिकल अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं एवं स्त्रियों की प्रसूति सहायता उपलब्ध। इसी के तहत जो महिलाओं को जो जब प्रेग्नेंट होती हैं और उनको हम देखते हैं उनको 6000 रुपये भी मिलते हैं उसमें, तो इसी के तहत देखिए आर्टिकल 40 के तहत इसमें कुछ प्रसूति महिलाओं को जो सरकार द्वारा मदद दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को जब उनका डिलीवरी होता है तो किस अनुच्छेद के तहत, तो वो 40 के तहत ही ये अनुच्छेद 42 के तहत दिया जाता है। काम की न्याय संगत, काम जो न्याय संगत हो, मानवोचित हो, उनकी दशाओं में जो मानव के जो मानवोचित उनके जो उनके लिए हो, और स्त्रियों की प्रसूति के बारे में जो भी सहायता राज्य कर सके उससे उपबंध बनाए। ये चीजें आर्टिकल 43 में है। कर्मकारों की निर्वहन मजदूरी, जो कर्मकार होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी जो निर्वहन मजदूरी है एवं कुटीर उद्योगों के धंधों को प्रोत्साहन कर, जो कुटीर धंधे हैं, छोटे मोटे धंधे शुरुआत करते हैं लोग, जैसे मछली पालन होता है, मधुमक्खी पालन होता है, उसमें उसके प्रोत्साहन में क्या करे? राज्य मदद करे, प्रोत्साहन करे, और इनके मजदूरी, निर्वहन और मजदूरी पे इस पे भी इनको मदद करे, जो कर्मकार होते हैं, मजदूर होते हैं। आर्टिकल 43 के तहत ये कहा गया है। तो ये आर्टिकल 43 तक हुआ। बाकी 44 से लेके 51 तक उसको 44 में भी कुछ वाद योग हो गए हैं, जो न्यायालय युद्ध है, उसमें निर्णय काफी आया, और 45 भी काफी बड़ा है, तो वीडियो काफी लंबा होगा। ये चीजें हुई कंप्लीट काफी। अब आगे का उसको कंप्लीट करेंगे तो वीडियो काफी हो जाएगा लंबा, उसको अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ये हुआ हमारा नीति निर्देशक तत्वों का पूरा डिटेल और आर्टिकल 43 तक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।